नमस्कार। कभी सोचा है कि एक केस चल रहा हो, सुनवाई हो रही हो और फिर अचानक वो केस जैसे हवा में गायब हो जाए। आज हम कानून की एक ऐसी ही दिलचस्प और पावरफुल प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं अभियोजन से वापसी या विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या कोई क्रिमिनल केस जिस पर पूरी सुनवाई चल रही हो बिना किसी फैसले के बीच रास्ते में ही खत्म हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही बात इस पूरे टॉपिक को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। इसी प्रक्रिया का नाम है अभियोजन से वापसी। देखिए, कानून में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील होते हैं, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो कोर्ट की इजाजत से जजमेंट आने से पहले किसी भी वक्त किसी भी केस को वापस ले सकते हैं। तो चलिए, अब जरा ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब ये पावरफुल चाबी आखिर किसके हाथ में है और इसे इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं? सीधी सी बात है, ये एक 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में अर्जी देता है कि वो केस वापस लेना चाहते हैं, और दूसरा, कोर्ट उस अर्जी पर अपनी सहमति देती है। मतलब यहां प्रोसिक्यूटर और कोर्ट दोनों का रोल बराबरी का है। लेकिन एक मिनट, कोर्ट की सहमति बस एक फॉर्मेलिटी नहीं है। कोर्ट को यह पक्का करना होता है कि केस वापस लेने का यह फैसला इंसाफ के हक में है या नहीं। कहीं इस फैसले के पीछे कोई बाहरी दबाव या कोई गलत इरादा तो नहीं है। तो एक तरह से कोर्ट यहां एक वॉचडॉग की भूमिका निभाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, केस किस स्टेज पर वापस लिया जा रहा है, इस पर उसके नतीजे में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, और यह अंतर समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर केस में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं और उससे पहले ही उसे वापस ले लिया जाता है तो आरोपी डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब है कि केस अभी के लिए बंद है, पर भविष्य में उसे फिर से खोला जा सकता है। लेकिन अगर आरोप तय होने के बाद केस वापस होता है तो आरोपी को एक्विट यानी बरी कर दिया जाता है, और इसका मतलब है चैप्टर क्लोज। वो केस फिर कभी नहीं खुल सकता। अब जाहिर है मन में ये सवाल आएगा कि इतनी बड़ी पावर का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल, और इसी मिसयूज को रोकने के लिए कानून में कुछ बहुत जरूरी चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं। कुछ खास और संगीन मामलों में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सीधे केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे अगर अपराध किसी सेंट्रल लॉ के खिलाफ हो, या केस की जांच किसी सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई ने की हो, या फिर केंद्र सरकार की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा हो, या फिर अपराध करने वाला खुद एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो जो उस वक्त ड्यूटी पर था। और एक और बहुत ही अहम सेफगार्ड, कोर्ट किसी भी केस को वापस लेने की इजाजत देने से पहले उस केस के पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखने का मौका जरूर देगी। ये बहुत जरूरी है ताकि इंसाफ की प्रक्रिया में उनकी आवाज अनसुनी न रह जाए। तो अभी तक हमने इसका प्रोसेस तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं उसूल की, उस सिद्धांत की जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका को असल में डिफाइन करता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये न्याय के प्रति एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ सरकार का एक मोहरा है जो बस उनके आदेशों का पालन करता है, या फिर उसकी भूमिका इससे कई ज्यादा बड़ी और जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य सरकार के लिए एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं कर सकता। क्या जबरदस्त बात कही है। ये लाइन प्रोसिक्यूटर की आज़ादी को साफ तौर पर स्थापित करती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम सिर्फ सरकार के हुक्म मानना नहीं है। उनका असली कर्तव्य है ईमानदारी से काम करना, केस के सबूतों को देखकर अपनी एक आज़ाद राय बनाना, और ये पक्का करना कि केस वापस लेने का फैसला आम जनता के हित में हो। उनकी पहली जिम्मेदारी हमेशा अदालत और समाज के प्रति होती है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कभी इंसाफ के रास्ते और सरकार के हितों के बीच टकराव हो तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर असल में किसकी तरफ खड़ा होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा को दर्शाता है।